Hello, dear learners. Hello, dear students. How are you? So, today we are going to discuss a most important topic, which is movement. This is chapter number 5 of class 6 NCERT. So, we are going to continue our science series after a long gap. Okay, let's move ahead. The body movements. बच्चों, जैसे कि आप खेलते हो, दौड़ते हो और आप कुछ भी करते हो, कोई भी काम करते हो, तो देखते हो कि आपके बॉडी में मूवमेंट हो रहा है। इवन आप जब पलक झपकते हो तब भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। आप सांस लेते हो, आप लिखते हो, आप खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो तो आपकी बॉडी में एक मूवमेंट होता है। तो आइए हम इस चैप्टर में कुछ मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, किन जॉइंट्स के कारण होते हैं और उन जॉइंट्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से वो अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो इस चार्ट में, ये चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें कुछ एनिमल्स हैं लाइक काउस, ह्यूमन, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट, फिश। तो इनके बॉडी पार्ट्स जो कि इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए सहायता करते हैं, जैसे काउ को लेग्स, और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए क्या करता है, बाय वॉकिंग, दौड़ता तो नहीं है, वॉक करके जाता है। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन के लेग्स काम करते हैं और वो किस तरह से जाते हैं, वो या तो रन करके जाते हैं या तो वॉक करके, बाय रनिंग और वॉकिंग। स्नेक क्या करता है, देखिए स्नेक क्या करता है, वो जमीन पर ग्राउंड पे स्लाइड करता है। इस स्लाइड करने को ही स्लिदर बोलते हैं और उसको करने के लिए वो अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट यूज करता है, जी हाँ, वो अपनी पूरी बॉडी को यूज करता है। ठीक है, अब बर्ड क्या होते हैं, बर्ड्स तो अपने विंग्स को यूज करते हैं ना और करने के लिए। ठीक है, और कीड़े क्या होते हैं, इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, रेंग के चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं। फिश क्या करती है, फिश स्विम करती है ना, तो फिश करती है। ठीक है, और ये क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स छोड़िए। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आप सीधे बैठ जाइए। ठीक है, अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करिए, लाइक ब्लिंकिंग द आईज, ब्रीदिंग। ठीक है, there are so many movements that happen in our bodies. ठीक, when you are writing in your notebook, which part of your body are moving? Or when you turn or look at your friend, different parts of your body moves while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compounds or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. तो इन सभी वर्क को करने के लिए आपको मूव करना होता है, आपकी बॉडी में मूवमेंट लाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए अब इन डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ देखते हैं, जैसे आप अपने शोल्डर को मोड़ते हो, ठीक है, अपने गर्दन को हिलाते हो, अपने लेग्स को मोड़ के फोल्ड बैठते हो, या अपनी उंगलियों से लिखते हो कुछ। तो इन सब चीजों में कुछ जो बोन्स होते हैं उसमें ज्वाइंट्स होते हैं। अगर बोन्स में ज्वाइंट्स नहीं होते, एकदम इरेक्ट होते हमारे बोन्स, तो हम कैसे अपने बॉडी को मूव कर सकते थे, हम कैसे अपनी उंगलियों से पेंसिल को पकड़ सकते थे या पेन को पकड़ सकते थे लिखने के लिए, नहीं ना। अगर हमारे बोन्स में जॉइंट्स नहीं होते तो क्या हम अपने घुटनों को, अपनी नीज को मोड़ करके फोल्ड करके बैठ पाते, नहीं बैठ पाते। क्या हम हमेशा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े होते, ना हम इधर मूव कर सकते थे, ना हम लेफ्ट ना राइट, किधर भी मूव नहीं कर सकते थे अपने बॉडी को। तो बोन्स में ज्वाइंट्स होते हैं, डिफरेंट ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। तो इन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अपने फिंगर्स को, प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, nose, ear, back or shoulder, hands and legs including the fingers and toes. Do you get
a feel or something hard pressing against your fingers. The hard structure or the bones, ठीक है, जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो हमारे बोन्स होते हैं और इन बोन्स में ज्वाइंट्स होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ ज्वाइंट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला है हमारा बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या और ये किस तरह से फंक्शन करता है और ये हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे एक बाउल है, ये मैंने एक बाउल लिया, ठीक है। इस बाउल में आप बॉल को फिट कर दो, एक बॉल को फिट कर दो, वो बॉल हॉलो होना चाहिए। अब इस हॉलो बॉल में आप एक छोटा सा होल कर दो। इस होल में आप एक चार्ट का कागज का मोड़ करके सिलेंडर बना लो और इस सिलेंडर को इस होल में इंसर्ट कर दो। इस सिलेंडर को पकड़ के इधर उधर मूव कराओ, ऐसे ऐसे मूव कराओ, ये चारों तरफ से मूव करेगा। तो इस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, देखिए कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। ये बाउल है, इस बाउल में आपने बॉल को फिट किया, यहाँ पे कागज का या चार्ट का बना हुआ सिलेंडर यूज किया। अब इसको एकदम फिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से या तो आप इसको स्टिक कर दें ग्लू से, लेकिन ये इसमें फिट होना चाहिए। अब इस जब सिलेंडर को आप घुमाओगे चारों तरफ से, तो ये बॉल में ये पूरा स्ट्रक्चर ही मूव करेगा चारों तरफ से, एक कोनिकल शेप में चारों तरफ से मूव 360 डिग्री पे मूव करेगा। तो इस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम लोग सॉकेट ज्वाइंट्स कहते हैं। देखिए ये हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, ये हमारे बॉडी के, ये जो हमारा हिप होता है, यहाँ पे जो हड्डी होती है पेल्विक बोलते हैं, पेल्विक बोन, और ये जो हमारा थाई होता है उसके बीच में ये बॉल एंड सॉकेट बोन पाया जाता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा थाई बोन है, थाई, जिससे आप एक्सरसाइज या योगा करते हो, या फिर हम फुटबॉल खेलते हैं, या फिर अगर हम अपने पैरों को पूरी तरह से फैलाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पे हमारे हिप और जो थाइस के बीच में जो हमारा जो ज्वाइंट्स है वो इस तरह से मूव करता है, ऐसा लगता है कि हम उसको चारों तरफ से मूव करा सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। दूसरा है पिवोटल ज्वाइंट्स, ठीक है। पिवोटल ज्वाइंट्स किसे कहते हैं, ये देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारे हेड और नेक के बीच में ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पिवोटल ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है। देखिए पिवोटल का मतलब होता है हैंग करना या लटकना, जिस तरह से ये जैसे लगता है कि ये जैसे वो एक स्प्रिंग वाली गुड़िया नहीं आती थी जिसको हम उसकी बॉडी को पकड़ लेते हैं और उसके सिर को ऐसे हिलाते हैं तो वो हिलती है, ठीक है। कुछ इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जिसको हम लोग पिवोटल ज्वाइंट्स कहते हैं, और ये हमारे हेड और नेक के बीच में पाया जाता है, ठीक। अब आता है हिंज ज्वाइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है। आइए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि हिंज ज्वाइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक। जैसे आपने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स देखा था ना, कुछ इसी तरह से हमारा हिंज ज्वाइंट भी होता है। इसको समझने के लिए देखिए आप क्या करो, आप एक बांस देखते हो ना, बांस ऐसे पूरा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, क्या करो इसको चीड़ लो आधे पर से, इसको फाड़ के आधा वाला पार्ट ले लो, ठीक है। ये मैंने आधा वाला पार्ट ले लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका आधा वाला पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस हाफ पार्ट में इस तरह से, इस हाफ पार्ट में एक आप चार्ट या कागज का एक सिलेंडर बनाकर इसमें फिट कर लो। अब इस सिलेंडर में एक होल कर दो, इसमें पेंसिल या पेन ऐसे लगा लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें फिट कर दिया इसको, और यहाँ पे मैंने पेंसिल लगा दिया, ठीक है। अब इस पेंसिल को पकड़ के इसको पूरा मूव कराओ, यहाँ से यहाँ तक मूव कराओ, कभी यहाँ ले जाओ, कभी यहाँ ले जाओ, कभी यहाँ ले जाओ। तो इस प्रकार का जो ज्वाइंट होता है उसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। हिंज ज्वाइंट जो होता है वो हमारे नीज या घुटनों में होता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से हिंज ज्वाइंट होता है, हमारे नीज में होता है, ठीक। आइए अब देखते हैं फिक्स ज्वाइंट। देखिए अभी तक आप लोगों ने बॉडी के ऐसे पार्ट्स में का मतलब ज्वाइंट्स देखा जो मूव करते थे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी ज्वाइंट्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है।
तो उनको हम लोग फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। ये देखिए ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, लगभग 206, ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में कुछ ना कुछ ज्वाइंट्स होते हैं, सारी हड्डियां कुछ ना कुछ ज्वाइंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, पूरी इरेक्ट नहीं होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हाथ है, ये पूरा सीधा का सीधा एक ही बोन से नहीं बना है, ये कई प्रकार के बोन से बना है, कई सारे बोन से मिलकर बना होता है। वैसे लेग्स भी, वैसे हेड भी। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कुछ ज्वाइंट्स फिक्स्ड होते हैं। अब फिक्स ज्वाइंट पाया कहाँ जाता है हमारे हेड में, जैसे आप अगर अपने मुंह को पूरा खोलो, ठीक है, अपने मुंह को पूरा खोल लो, अपनी जॉस को पूरा ओपन कर लो मुंह, तो आप देखोगे कि आपका जो नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाला जॉ है, वो हेड से अवे दूर चला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट। सम ज्वाइंट्स बिटवीन बोन्स in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joint. ठीक, when you open your mouth wide, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप अपने मुंह को पूरा खोल लो, तो आपका जो नीचे वाला जबड़ा है, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? क्या आपने लोअर जबड़े को अपने हेड से दूर नहीं ले जाते हैं? ले जाते हैं, तो उसको हम लोग फिक्स जॉइंट कहते हैं। देखिए अब वो चारों तरफ से घूमता नहीं है, ये जैसे मैंने एक जबड़ा बनाया, ये आपने मुंह खोला है, ठीक है, ये समझ लीजिए आपका ये हेड है, ठीक, ये आपका हेड है, तो ये आपका लोअर जबड़ा है। तो आप क्या इस जबड़े को पूरी तरह से मूव करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, या तो इसको अंदर ले जा सकते हैं या तो इसको बाहर की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार के ज्वाइंट्स को हम लोग कहते हैं फिक्स ज्वाइंट। अब देखिए इस बॉडी के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट ज्वाइंट्स हमने पढ़ा वो दिया हुआ है, कहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है वो इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पिवोटल ज्वाइंट्स पाया जाता है, ये जिस तरह से मैंने बताया, ठीक है, हेड और नेक के बीच में। और यहाँ पे हिंज ज्वाइंट वो में पाया जाता है, चाहे वो हैंड या लेग्स, ठीक है, वो हिंज ज्वाइंट होता है। फिर यहाँ पे देखा हमने ये जो इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, हमारे हिप और थाई बोन्स के बीच में पाया जाता है, इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स बोलते हैं। अभी हमने इसके पहले के स्लाइड्स में सबका स्ट्रक्चर काफी अच्छा समझा था, तो आप इस फिगर को देख के काफी कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी के ज्वाइंट्स आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी आप उतने ही ज्वाइंट्स को जानेंगे जितने आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए ह्यूमन स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। 305 बोन्स होते हैं जन्म के समय। द नंबर्स ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंज विथ एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बोन्स के जो नंबर्स हैं वो बदलते रहते हैं, और ये घटकर 206 बोन्स हो जाते हैं बाय अडल्टहुड। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। कुछ बोन्स आपस में करके वो कम हो जाते हैं, और हमारे जो 305 बोन्स थे एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो में होते होते कितने हो जाते हैं? 206, यानी कि 206 बोन्स हो जाते हैं, ठीक है। स्केलेटन के बारे में जानते हैं। स्केलेटन होता क्या है? आपने कभी अपने स्लाइड्स में देखा कि स्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा था? सभी के बॉडी में स्केलेटन होता है, सभी एक ना एक दिन मरेंगे, और मरने के पश्चात जो हमारे बोन्स, हमारा पूरा जो ऊपर का मांस है वो गल जाता है, और जो हड्डियां होती हैं वो एक स्केलेटन रूप ले लेती हैं। तो स्केलेटन का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही, उसको हम लोग उनके डिफरेंट शेप होते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? हम ये कैसे जानेंगे कि ये मनुष्य का स्केलेटन है? गाय का स्केलेटन किस स्ट्रक्चर का होता है, या किसी इंसेक्ट का, किसी कीड़े का स्केलेटन कैसा होता है, या किसी फिश का स्केलेटन कैसा होता है? हाउ डू वी द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी? ठीक है, हम अपने बॉडी में जो डिफरेंट बोन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे? We can have some idea about the shape and number of bones in some part of our body, feeling them, उनको फील कर सकते हैं।
One way we could know this shape better would be to look at X-ray image of human body. तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में किस प्रकार का बोन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरे। ठीक है, आप सभी के घर में कभी ना कभी आप लोगों ने एक्सरे की कॉपी देखी होगी। डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी का हार्ट टूट गया, किसी के पेट में है, स्टोन है, या किसी का पैर, तो क्या करते हैं डॉक्टर? सबसे पहले एक्सरे करते हैं। एक्सरे करके वो पता लगाते हैं कि इनके हेड, इनके बोन्स में कहाँ पे डैमेज आया है। तो जब हम एक्सरे की कॉपी देखते हैं, आपके घर में पड़ा होगा, घर में देख सकते हो। एक्सरे से कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो हम एक्सरे से देखते हैं ना, उसको धूप में देखते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि आपकी जो हड्डियां हैं या आपके ये जो फेफड़ों का जो एक्सरे है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये ह्यूमन स्केलेटन है या किसी अदर एनिमल का स्केलेटन है। ठीक है, तो आप अपने घर में आप देखिएगा, अपनी मम्मी से या पापा से पूछिएगा कि कोई एक्सरे की कॉपी है क्या, उसमें आप ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक्सरे की कॉपी है, इस तरह सा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ का है? ये हिंज जॉइंट का है। ठीक है, इसमें लेग का दिखाया हुआ है। तो फील द अपर बोन्स ऑफ योर फोर आर्म, अपर आर्म, लेग्स और अपर, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। अब उसमें आप बोन्स को काउंट करोगे कि आपके लेग्स में या हैंड्स में कितने बोन्स हैं। ठीक है, तो आपको पता लगता है हमारे पूरे ऑल ओवर हमारे पूरे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं। ठीक है, फील द बोन्स ऑफ योर ankle and knee joints and compare these with the x-ray images। ठीक है, अब आइए जानते हैं कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स जो हैंड होते हैं, हमारा जो हैंड होता है उसमें जो हमारे फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स ये मूव करते हैं, मुड़ते हैं। क्यों मुड़ते हैं? क्योंकि इसके जो बोन्स होते हैं, छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ज्वाइंट्स होते हैं जिसके कारण हम अपने हैंड को मोड़ सकते हैं, उस पेन पकड़ के लिख सकते हैं, बॉल पकड़ सकते हैं, उसको मोड़ करके खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके कारण संभव है? ये कार्पल्स के थ्रू। बेंड योर फिंगर्स ऑल यू आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट। ओके, क्या आप इस पे उसको मोड़ सकते हैं? देखो, जहां जहां पे ज्वाइंट्स है, जहां जहां बोन्स के बीच में ज्वाइंट्स है, वहीं तक मोड़ सकते हैं। आप इस पार्ट से नहीं मोड़ सकते हो बेटा। आपकी एक फिंगर में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, आप बस इन्हीं पार्ट्स से इसको मोड़ सकते हो। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर सकते हो, इस वाले को थोड़ा सा और बेंड कर सकते हो, और इस वाले को थोड़ा और, यहां से नहीं बेंड कर सकते हो। ठीक है, रिस्ट फ्लेक्सिबल, आप अपने हैंड को इस तरह से मूव कराइए तो क्या आपका जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, वो फ्लेक्सिबल है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड, अब ये छोटे छोटे स्मॉल बोन्स से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्पल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं, तो इस पूरे को हम लोग, पूरे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। रिब केज होता है, देखिए जो हमारा ये बहुत ही मेन, जहाँ से हम सांस लेते हैं, ये बहुत ही मेन पार्ट होता है हमारी बॉडी का, मुख्य भाग है हमारी बॉडी का, जहाँ से हम ब्रीद लेते हैं। और इसके बीच में हमारा जो फेफड़ा होता है, लंग्स, हमारा जो हार्ट, ये सब क्या होते हैं? सेफ होते हैं। ठीक है, हमारे रिब केज में अगर ये नहीं होता तो हम हमारे सीने पे अगर मान लो कोई बॉल आके टकरा गई या हम कहीं गिर पड़े तो हमारा जो लंग्स है वो डैमेज हो सकता था। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो डैमेज हो सकता था। लेकिन ये जो रिब केज होता है, इसके बीच में एक पिजड़ा जिसको कहते हैं, केज, केज मीन्स पिजड़ा, इस तरह से हड्डियों का एक पिजड़ा होता है जिसके अंदर वो सेफ होता है, जो हमारे लंग्स को, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उसको सुरक्षित रखता है। ठीक है, देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड। देखिए काउंट करके देखिए, 1 2 3, एक सेकेंड, 1 1, एक सेकेंड, क्लियर कर देते हैं इसको, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 एंड यहाँ कहीं 12, ठीक है। इस तरह से 12 इधर हो गए और 12 इधर हो गए, 24, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइज प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, ठीक है। इस केज के अंदर हमारे बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो सेफ होते हैं, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया। अब देखते हैं जो हमारा सबसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जो कि हमारा ये बैकबोन है, ठीक है। बैकबोन, या इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जो जैसे हमारे, हाँ, जैसे कहते हैं हमारी फैमिली के बैकबोन कौन है, जो हमारी फैमिली को पूरा सपोर्ट करते हैं, हमारी फैमिली को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे बैकबोन कौन होते हैं? हमारे फादर होते हैं, हमारी मदर, जो भी है जिसको हम मानते हैं, ठीक है। तो बैकबोन वो होता है जो हमारी पूरी बॉडी को एक प्रकार से आधार प्रदान करता है, ठीक है, एक शेप प्रदान करता है, या हम जिसके तहत प्रोटेक्टेड फील करते हैं उसको हम लोग बैकबोन कहते हैं। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट, द रिब केज इज ज्वाइंड टू दीज बोन्स, ठीक है। ये जो बैक बोन्स होते हैं 33 वर्टब्रे होते हैं, ठीक है, और ये हमारे रिब केज से भी ज्वाइंट होते हैं। ए बैकबोन was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अच्छा, आप ये देखो, यहाँ पे हर एक बोन पे ज्वाइंट है कुछ ना कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर क्या एक इरेक्ट ऐसे ही बोन है तो क्या आप अपनी बॉडी को बेंड कर सकते थे? आप झुक के बैठ सकते थे? ऐसा इरेक्ट होना पड़ता। और कभी कभी आप देख लीजिए, 1 घंटे से ज़्यादा भी अगर आप कुछ मिनट भी ले लो, 30 मिनट से ज़्यादा ले लो, अगर आपको सीधा बैठने के लिए कह दिया जाए तो आप थक जाओगे, आपका जो बैक है वो पेन करने लगेगा। इसलिए आप थोड़ा सा बेंड हो जाते हो। बेंड होते हो तो कौन सपोर्ट करता है? यही हमारा बैकबोन, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यही हम सपोर्ट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे शोल्डर बोन के बारे में जानते हैं। ये हमारे शोल्डर, हमारा जो कंधा होता है, जहां से हम अपने हैंड को कंधे से डिटैच मूव कराते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे बैग, स्कूल बैग टांग लेते हैं, या हम बॉलिंग करते हैं, या क्रिकेट खेलते समय बॉलिंग करते हैं तो अपने हैंड को ऐसे ऐसे घुमाते हुए जाते हैं तो हमारे शोल्डर से मूव करता है, शोल्डर से स्लाइड करता है हमारा हैंड, तो ये शोल्डर बोन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये एक्सरे का इमेज है, ठीक है। एक्सरे की इमेज में आप देख सकते हो इस तरह से ज्वाइंट है यहाँ पे। ये आपका रिब केज है, और इस तरह से पेल्विक बोन होता है। ये पेल्विक बोन हमारे हिप के पीछे इस तरह से बोन होता है, हिप के नीचे, ठीक है। This structure is made of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. पेट के नीचे के जो पार्ट होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। आपको बैठने में सबसे ज्यादा मदद यही करता है, ठीक है। अगर ये बोन नहीं होते तो आप ठीक से बैठ नहीं पाते, ठीक से क्या, आप बैठ ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये आपके स्टमक के नीचे वाले पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं। ये सारे इमेजेस आप एक्सरे में देख सकते हो। अब स्कल तो जानते ही हो आप, ये स्कल इज मेड ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइन टुगेदर। ये भी कई तरह के जोन से मिलकर बना होता है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन। ये स्कल जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा होता है। अखरोट आप देखते हो ना, अखरोट को तोड़ो तो उसके बीच में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन का होता है। अब ये जो ब्रेन है, जैसे हार्ड स्कुल होता है उसका, अखरोट का ऊपर वाला पोर्शन, उसी तरह से हम अपने स्कल को कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो ब्रेन है प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे नोज वाला बोन है, यहाँ पे टीथ है, इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसके स्कल बोन है। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है। Cartilage. There are some additional part of skeleton that are not hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. इसको बेंड भी किया जा सकता है। बोन की तरह हार्ड तो नहीं होते हैं, बट थोड़े हार्ड तो होते ही हैं,
ठीक है, जैसे हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन ये जो कार्टिलेज वाला पार्ट होता है, आप अपने कान के ऊपर वाला देखो पार्ट, ठीक है, आप अपने कान के ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ टाइट टाइट से है, फोल्ड भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है बोन की तरह, तो इसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने ईयर के ऊपरी वाले पार्ट में देख करके फिल कर सकते हो। मसल्स, मसल्स क्या होते हैं? ये भी बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी का। तो देखते हैं मसल्स क्या होते हैं। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड, बेंड योर आर्म at the elbow and touch your shoulder, ठीक है, with the thumb. Do you see the change in your upper arm? देखो, आप पीटी करते हो ना, पोजीशन आता है जिसमें आप अपने पूरे हैंड एक फिस्ट बनाते हो, फिस्ट का एक अंगूठा बाहर की तरफ निकला होता है। अब अपने एल्बो को फोल्ड करके उसको जो थंब होता है उसको हम अपने शोल्डर पे पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे जो हाथ होती है उसकी मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ खिंचाव हो रहा है। तो वो खिंचाव, वो तनाव किस कारण होता है? मसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, मसल्स, बोन्स के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग मसल्स कहते हैं। ठीक है, जिसके डू यू ऑब्जर्व दिस सोलन रीजन इन द अपर आर्म? ठीक है, हमारा जो आर्म होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, जैसे कहते हैं बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डर, वहां पे एक बॉडी बनता है तो जो ऊपर वाला पार्ट फूल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मसल। दिस इज मसल। ठीक है, तो ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानो कि मसल्स क्या होते हैं। ठीक, मसल्स वर्क्स इन पेयर्स व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, द अदर पार्ट्स ऑफ द सो इस तरह से देखा कि मसल्स क्या होते हैं और हमारा मसल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आप इस फिगर में देख सकते हो, जैसे हमने इस अपने जो आर्म्स को इस तरह से फोल्ड किया है तो यहाँ पे कुछ पार्ट उभरा हुआ सा है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे मसल्स हैं, उसमें तनाव होता है, उसमें खिंचाव होता है। गीट ऑफ एनिमल्स, अपनी बॉडी के अलावा, ह्यूमन बॉडी के अलावा कुछ इंसेक्ट्स, कुछ अदर एनिमल्स के बोन्स या उनके मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अर्थवॉर्म। ठीक है, यानी कि केचुआ, जिसको हम लोग किसान का मित्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वो खेत में जाकर के मिट्टी को चालता है, उसको भुरभुरी बनाता है और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो अल्टीमेटली वो क्या हो गई? मिट्टी हो गई ना, उपजाऊ होगी तो क्या होगा? उसमें फसल अच्छी होगी। तो इसलिए कह सकते हैं ना कि जो केचुआ है या जो अर्थवर्म है वो फार्मर का मित्र है, फ्रेंड है। ठीक है, देखिए ये केचुआ चलता कैसे है, आप कभी इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। क्या होता है, ये अपने बॉडी के एक पार्ट को ऐसे उठाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल टाइप का बन रहता है इसकी बॉडी में, जैसे रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रिंग से जुड़े होते हैं। कुछ कुछ रिंग्स ऐसे ऊपर की तरफ उठ गए तो ये थोड़ा अपनी बॉडी को सिकोड़ लिया, फिर ये आगे आया, फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे मूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. An earthworm does not have bones. हाँ, एक और बात है जो ये है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं इसमें बोन्स नहीं होते हैं, फिर भी इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, इट हैज मसल्स which help to extend and shorten the body. केवल मसल्स होते हैं जो इसकी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं और शॉर्टन करते हैं। ठीक है, मूवमेंट के लिए। The earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed. ठीक है, fixed to the ground. Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward.
दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से हमारा जो केचुआ है इस तरह से चलता है। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हैव द मूवमेंट। कुछ इस तरह सा सब्सटेंस है, रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, जो इसके मूवमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप इस छोटे वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। कुछ पार्ट्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ को रिलीज करता है, इसका मूवमेंट होता है। अब देखते हैं हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ द इट्स बॉडी एंड टू द ग्राउंड। अपने मतलब बॉडी को किस तरह से अपने ग्राउंड पे, जमीन पर फिक्स कर। अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, जो है मान लीजिए इस रिंग टाइप का, और इस तरह से स्मॉल हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। अब ये जो हेयर्स होते हैं, ये ब्रिसल्स होते हैं, वो मसल से कनेक्ट होते हैं। द ब्रिसल्स हैव्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। अब ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो एक बढ़िया पकड़ बनाते हैं, ग्रिप बनाते हैं। ठीक है, ये जमीन पर बढ़िया ग्रिप बना लेते हैं। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये फार्मर्स का फ्रेंड होता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी मूवमेंट्स कैसे होती है? थ्रू द मसल्स। और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ब्रिसल्स कहते हैं, जो कि ग्राउंड पे एक अच्छा ग्रिप बना लेते हैं। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो शॉर्टन होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, जिसके केचुआ होता है वो ग्राउंड पे मूव करता है। इसमें बोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्नेल, घोंगा। स्नेल क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा, जब बालू में या फिर देखा होगा, छोटे छोटे घोंगे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे राउंड राउंड शेप के, फिर वो एक तरह से इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, स्नेल जिसको बोलते हैं। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। ठीक है, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन द इट्स स्नेल। है, मोटा वाला पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स का है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट द वेवी द of the foot can be seen. Is the movement of snail slow or fast as compared to an earthworm? देख सकते हो आप यहाँ पे स्नेल। ठीक है, लाइक वही केचुए की तरह इसकी भी चाल होती है, धीमी धीमी सी। ठीक, इसका मूवमेंट भी जो मसल्स के थ्रू ही होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसका ये जो सेल होता है, इसके कारण इसका मूवमेंट नहीं होता है, इसका मूवमेंट होता है इन मसल्स के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं कॉकरोच से तो हर कोई वाकिफ होगा।
कॉकरोच में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, यानी कि 6 टांगे होती हैं। ठीक है, इसमें अब इसके देखिए बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, कॉकरोच वॉक्स एंड एज वेल एज फ्लाई इन द स्काई। कुछ कॉकरोच उड़ भी सकते हैं, रेंग के तो चलते ही हैं, चढ़ भी जाते हैं दीवार पे। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जैसा कि मैंने बताया 3 पेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 2 3 पेयर, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, तो हो गए। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। This outer skeleton is made of a number of plates joined together and that permits movement. ठीक है, ये इसके movements को यही joints permit करते हैं। There are 2 pairs of wings attached. यहाँ पे 2 pairs of wings होते हैं जो कि इसको उड़ने में भी मदद करते हैं। The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wing when the cockroach flies. ठीक है, इसमें डिफरेंट मसल्स भी होते हैं, जो लेग्स के पास होते हैं उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, और जो उसके विंग्स के पास होते हैं उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने कॉकरोच के भी पढ़ा। अब आइए देखते हैं बर्ड्स कैसे अपना काम करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं और वो अपने विंग्स के थ्रू फ्लाई The birds can fly because their इनके जो बोन्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, जो उड़ने में मदद करते हैं। अगर भारी होते तो वो क्या करते, उनको उड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती, वो ज्यादा उड़ नहीं पाते। देखते ही हो कि पक्षी यानी कि चिड़िया कितने ऊपर आकाश में उड़ते हैं। The bones of the hind limbs are typical for walking and piercing. ठीक है, the bony part of the forelimbs are modified as wing. The shoulders are strong. The breastbones are modified to hold muscles or flight, which are used to move the wings up and down. ठीक है, इसके जो मसल्स होते हैं उसको विंग्स को हेल्प करते हैं अप और डाउन करने के लिए। अप एंड डाउन करते हैं तो उनमें जो होती है फ्लाई करने की शक्ति आती है और वो उड़ने लगते हैं। ठीक, फिश क्या करते हैं, फिश कैसे मूव करते हैं, वो स्विम करते हैं। आइए देखते हैं कि जो फिश का शेप होता है इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे फिश का शेप होता है। अब ये कैसे स्विम करते हैं, ये ऐसे लहरा के स्विम करते हैं ना। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट्स इजिली। अच्छा, हर जीव का, हर एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो इनके एनवायरनमेंट से उनको कोरिलेट करता है। अब जैसे फिश जो है वो वाटर में रहती है, वाटर पानी से निकालो तो वो मर जाती है, लेकिन उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी तो ऐसा ही होता है ना, कि जो पानी में तैरने के लिए ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, हेल्पफुल होता है, उसकी जो बॉडी का होता है उसको पानी में मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए उसको हेल्प करता है। The skeleton of fish is covered with strong muscles. ठीक है, during swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings toward the opposite side. ठीक है, अभी मैं आगे की फिगर में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से स्विम करती है। कभी ये वाला पार्ट इधर आया तो ये वाला पार्ट इधर गया, तो कभी ये इधर आया कभी इधर गया, इस तरह से वो ऐसे लहरा के स्विम करती है। ठीक है, this makes a jerk and pushes the body forward. A series of such jerk makes the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. ठीक है, fins of the tail. इसकी पूंछ में जो इसके इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं वो fins। देखिए कुछ ऐसे ड्रेस भी आते हैं आजकल जो पहन लेते हैं और fins जो के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं।
Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. तो जो फिश होती है वो अपना मूवमेंट किसके कारण करती है, किसके द्वारा करती है, फिन्स के थ्रू, ठीक है। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them to move easily in the water? देखा मैंने जैसे बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये जो फिन लाइक स्ट्रक्चर है कुछ यहाँ पे भी है और कुछ यहाँ पे भी है, तो ये इनको हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे अपने हाथों को, जैसे हम पानी में स्विम करते हैं, अगर वाटर में स्विम करते हैं तो अपने हाथों को फिन्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, जिससे हम अपने हाथों से वाटर को आगे से पीछे की तरफ ढकेलते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। उसी तरह से इनके जो फिन्स वो तैरने का काम करते हैं। स्नेक में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, स्नेक क्या होते हैं, अपनी पूरी बॉडी से अपने स्लाइड करते हैं और इस तरह से लहरा के चलते हैं, ठीक है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मेनली थिन मसल्स, they are connected to each other even though they are far from one another. Muscles also interconnected the backbone, ribs and skin. The snake's body curves into many loops. कई सारे loops होते हैं, ठीक है, कर्व होते हैं इस तरह से। Each loop of the snake gives itself forward push by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not ठीक है। स्लीदा आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो बुक्स को थोड़ा सा पढ़िए और उसमें जो फिगर्स हैं उसको देखिए, ध्यान से देखिए, अपने आसपास भी एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, जिससे साइंस बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेगी। और इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। कुछ चैप्टर्स हम लोग और भी करेंगे जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इसी के साथ हम अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।